हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों यूपी पीसीएस से संबंधित जो पीवाईक्यू सीरीज है, अर्थात यूपी स्पेशल से जो रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी का स्टैटिक पोर्शन हो या फिर यूपी का डाटा बेस्ड प्रश्न हो, चाहे वो आपके यूपी पीसीएस में आए हो या प्रीलिम्स में, मेंस में, आरओ के प्रीलिम्स में, मेंस में, या फिर यूपी पीसीएस के द्वारा जो और भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ की हो, वन रक्षक की हो, अलग अलग परीक्षाओं में, तो यहां से ही आपका मैक्सिमम यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर पेपर कवर हो जाएगा। और ये आपके आगामी परीक्षा जो आरओ का परीक्षा होने वाली है 11 फरवरी को, साथ ही साथ 17 मार्च को जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है 2024 में, इसके लिए आप यूपी स्पेशल के लिए परेशान मत होइए। बस यही एमसीक्यू सीरीज अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगी और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो इसी कड़ी में आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर में काफी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, यूपी पीसीएस या यूपी स्पेशल पीवाईक्यू के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो चीजें कवर की है टॉपिक वाइज एकदम, जैसे संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक, नदियां, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, पर्यटन, और हम लोग उद्योग कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 60 एमसीक्यूज भी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वहां पर टॉपिक को। आज अगर मैं इस बुक की बात करूं खासियत की, तो ये आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जिसने हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू जितने भी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं या मेंस में। अब जैसे यहाँ पर देखिए, उद्योग का पहला ही प्रश्न है, यूपी पीसीएस जुडिशरी पेपर 2018 में पूछा गया, या यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2016 में पूछा गया, यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर 2021 में पूछा गया, यूपी पीसीएस जे यानी जुडिशरी 2012 के प्रश्न में पूछा गया। तो इस तरीके से आयोग के द्वारा जितने भी पेपर में यूपी स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, आने की चांसेस बढ़ सकते हैं आरओ एग्जाम में या पीसीएस के प्रीलिम्स में, तो ये बुक मुझे सबसे शानदार लगी और मैं इस बुक पे लगातार स्टडी भी कर रहा हूँ। काफी अच्छी जो है कि बुक लगी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी चैनल के माध्यम से क्लासेस दे दूं, ताकि आप भी रिवाइज कर पाए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पोस्ट कर दी है, आप वहां से इसे ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 60 एमसीक्यूज हम लोगों ने कवर कर लिए थे, 60 एमसीक्यूज हम लोगों ने कल की क्लास में कवर कर लिए थे, और आज हम उसके आगे से चलेंगे 61 एमसीक्यूज नंबर से। पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न आपका है, आप यहां पर देख भी सकते हो कि यूपी पीसीएस मेंस 2017 में भी आया था और आरओ प्रीलिम्स 2017 में भी आया था। तो इससे बेहतर बुक तो मुझे कोई और नहीं लगी। अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अंतर्गत कुछ बातें दी गई हैं, उसे हमें चेक करना है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल सर्विस होती है, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अब यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि इसके मतलब होता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहती है, कोई कंपनी हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई इंडस्ट्री को लगाना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। जैसे जमीन अधिग्रहण के लिए अलग परमिशन चाहिए, पर्यावरण के लिए अलग परमिशन चाहिए, और कौन कौन से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उसके लिए अलग परमिशन चाहिए होती थी। तो यूपी सरकार के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया गया कि आप एक ही पोर्टल से या एक ही विंडो से आप सारी की सारी परमिशन को ले सकते हो। लेकिन इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाली बात नहीं है, केवल आपको सेवाओं के बारे में जानकारी, परमिशन मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी, अनुमोदन मिलेगा, लेकिन इसमें अपशिष्ट प्रबंधन की बात नहीं थी। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 आपका सही हो जाए। व्याख्या को पढ़ें तो उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है, और इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम कुछ उद्योग देखेंगे, जो कि आप देखोगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था, और उसके स्थान, जैसे चुर्क की बात करेंगे जो कि सोनभद्र के अंतर्गत आता है, और चुर्क डाला ये सब सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। फिरोजाबाद की बात करेंगे तो ये आपके चूड़ियों के लिए फेमस है। अलीगढ़ की बात करेंगे तो ये ताले के लिए फेमस है, लेकिन अब जो अलीगढ़ का नया नाम बना है दोस्तों, वो हरिगढ़ बन गया है। मेरठ की बात करेंगे तो ये खेल के सामान के लिए फेमस है। तो इस हिसाब से आप इसको मिलान कर सकते हो। अच्छा, सुहागन नगरी या सुहाग नगरी भी फिरोजाबाद को ही कहा जाता है, क्योंकि चूड़ियां वगैरह, बिंदी या चूड़ी, ये सारे जो गहने के सामान हैं जो महिलाएं प्रयोग करती हैं, सामान्यतः सुहागन के रूप में प्रयोग करती हैं जब शादी हो जाती है तब, तो इसीलिए इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है। अगले पॉइंट को देखेंगे कि
उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित करना है जिससे उनका मुख्य उत्पादन होता है। अब जैसे रेणुकूट की बात करेंगे, ये भी सोनभद्र में है, लेकिन ये जो रेणुकूट है ये आपका एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है, क्योंकि रेणुकूट में ही आपको हिंडाल्को, कौन सी कंपनी देखने को मिलेगी? हिंडाल्को, जो कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो कंपनी है उसके लिए है। तो एल्यूमिनियम उद्योग हो गया। ऋषिकेश की बात करेंगे जो हरिद्वार के ऊपर है, मतलब हरिद्वार के पास है, तो ऋषिकेश की बात करेंगे तो यहाँ पे एंटीबायोटिक दवाइयां बनती हैं, क्योंकि रुड़की आपका हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, यहाँ पे मेडिकल चीजें ज्यादा बनती हैं। मेरठ की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा ताले का मतलब खेल का सामान, और अलीगढ़ की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ताले के बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ पे ताले की निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि इसी में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसमें 115-16 प्रश्न है, तो इसको पूरी तरीके से हम लोग कवर करेंगे डिटेल से, फिर अगले चैप्टर को भी कवर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ केंद्र है और उद्योग की बात करें, अगर मैं इस फूलपुर की बात करूं तो ये उर्वरक उद्योग है। अच्छा, फूलपुर के बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट उर्वरक उद्योग है जो कि बरेली मंडल में आता है, आंवला। ये आंवला खाने वाला नहीं, आंवला खाने वाला तो प्रतापगढ़ में सबसे अधिक होता है। ये आंवला एक जगह है जहां पर इसको के द्वारा नैनो तरल डीएपी का भी उत्पादन शुरू कर दिया गया, और वैसे भी यहाँ पे उर्वरक का उत्पादन पहले से हो रहा है। मोदी नगर की बात करेंगे तो जो लोग गाजियाबाद मेरठ से संबंधित होंगे उन्हें पता होगा कि गाजियाबाद मेरठ के रूट पर एक मोदी नगर नाम की जगह है, जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉलेज हैं और बीटेक के कॉलेज हैं। तो मोदी नगर आपका रबर फैक्ट्री से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है MRF, यानी कि मोदी रबर फैक्ट्री। बाराबंकी की बात करेंगे तो बाराबंकी में आपको पॉलीफाइबर जैसी प्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, और कानपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे विस्फोटक पदार्थों का भी प्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से अगला फिर से पारंपरिक कला शिल्प और संबद्ध स्थान, जो पारंपरिक चीजें बनाई जाती हैं जैसे मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों को हम लोगों ने सामान्यतः कहां पर पढ़ा है बताइए? मिट्टी के बर्तन आपके बुलंदशहर के खुर्जा में होता है। काष्ठ की नक्काशी, इट मीन्स की लकड़ियों पे जो नक्काशी की जाती है ये आपकी सहारनपुर की फेमस है। काष्ठ की पादुका, अगर मैं कहूं कि काष्ठ की जो पादुका है या लकड़ी की जो पैर होते हैं बने हुए जो पंडित लोग ब्राह्मण लोग प्रयोग करते हैं, या फिर बांसुरी की भी बात कर लें तो ये पीलीभीत में फेमस है। और जरी का काम जो होता है, जरी गोटे का काम जो समय तक कपड़ों पे लगाया जाता है, तो वो बरेली में होता है। और चिकनकारी का प्रयोग कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। तो लखनऊ की कुर्तियां फेमस है ना, चिकनकारी कुर्ती जो महिलाएं पहनती हैं अक्सर, लड़कियां। फिर आता है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो टेराकोटा की बात करेंगे, टेराकोटा भी एक तरीके से मिट्टी का ही सामान होता है, तो टेराकोटा को हम लोग कह देंगे गोरखपुर में मिलेगा। लकड़ी के खिलौने की बात करेंगे तो ये आपके वाराणसी में भी होते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करेंगे तो चिन्हट, क्या होता है? चिन्हट होता है। और कांच के सामान से संबंधित तो आप देखोगे फिरोजाबाद में ही होता है, चाहे कांच की चूड़ियां हो चाहे कांच के कोई भी सामान होने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 67 नंबर पे। 67 नंबर पे कहते हैं कि यहां पर कह रहा है कुछ कथन दिए हुए हैं, जैसे तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है, तो ये बात तो गलत होगी, क्योंकि मैंने कल ही बताया था इसी इंडस्ट्री वाले चैप्टर में, इवन कि उससे पहले के चैप्टर में भी, कि रायबरेली में स्टैब्लिश की जा रही है, और ये पूरे भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। इससे पहले और कहाँ कहाँ आपने पढ़ी है? तो एक कपूरथला में पढ़ी है, कपूरथला में एक है, और एक चितरंजन में है। कहाँ पर है? चितरंजन में। ठीक है, तो ये दो जगह पे पहले ही रेल के कोच तैयार किए जाते हैं। अब रायबरेली में भी इसकी फैक्ट्री स्थापित की गई, वहां पर भी रेल के कोच बनाए जा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए फेमस है। पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तनों की या मिट्टी के जो खिलौने बनते हैं मिट्टी के बर्तन से, तो उसके लिए सामान्यतः नजीबाबाद, जो कि निजामाबाद एक तहसील है आजमगढ़ की, आप उसका उत्तर ले सकते हो, न कि फिरोजाबाद। तो ये भी गलत है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक नियम है, ये बात भी सही है। और प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई, यह भी सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर मिलान करने को पड़ा था कि बाराबंकी का मिलान किससे किया था हमने? पॉलिस्टर फाइबर से किया था। तो तीसरा और चौथा सही है, यानी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर देखिए जो चीज मैंने बता दी कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां हो रही है? रायबरेली में। फिरोजाबाद में चूड़ी व कांच के उद्योग के लिए फेमस है, पॉटरी उद्योग के लिए नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं 68 नंबर को, जो कि आपके आरओ के मेंस 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नोएडा की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वहां पे लगी हुई है। सीतापुर की बात करेंगे तो प्लाईवुड उद्योग है, यहाँ पे प्लाई वगैरह का इंडस्ट्री का काम होता है। गोरखपुर की बात करेंगे, खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग गोरखपुर में नहीं है बल्कि मेरठ में है हमारे। और वाराणसी में आपका रेशम उद्योग है, क्योंकि वाराणसी में जो वाराणसी साड़ियां फेमस है, बनारसी साड़ियां, वो सिल्क और रेशम से तैयार की जाती हैं। तो रेशम उद्योग बनारस में भी बहुत फेमस है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि मेरठ यहां पर होना चाहिए था खेलकूद सामान के लिए, न कि गोरखपुर। गोरखपुर की अगर हम बात करें
तो गोरखपुर किसके लिए फेमस है? तो अभी हमने बताया टेराकोटा, ठीक है, यहाँ पर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है और यह यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 69 नंबर पे देखें, यहाँ पर मिलान करने के लिए यहाँ पर भी दे रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर आप देखोगे स्कूटर इंडिया लिमिटेड तो ये लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि कानपुर में है, सीमेंट कारखाना आपका बरेली में नहीं है, सीमेंट कारखाना आपका मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्रों में है, जबकि उर्वरक कारखाना आपका आंवला में भी है और कहाँ पर है अभी हम लोगों ने पढ़ा था फूलपुर में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि सीमेंट कारखाना आपका चुर्क व डल्ला जो कि सोनभद्र में आता है और कुछ क्षेत्र आपका मिर्जापुर में भी आता है, वहां पर भी आपको इस सीमेंट कारखाना देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान पे है। हालांकि 2002 के समय की बात है जब नोएडा वगैरह की बात नहीं हुआ करती थी, वो गाजियाबाद में बाद में इंक्लूड था, तो उस समय के हिसाब से लखनऊ है। लेकिन आज के अगर स्तर पे हम देखें तो आज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो संग्रहण जोन है वो कौन है, इसको हम लोग क्रम से जरा देखते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन है, जिनमें से व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन में होता है, उसके पश्चात कानपुर, फिर गाजियाबाद, फिर नोएडा जोन से किया जाता है और न्यूनतम संग्रहण आपका झांसी जोन से होता है। तो इतनी जगह से जो व्यापार का कर कलेक्ट होता है वो सबसे अधिक कहाँ कहाँ से होता है, तो आपका सबसे अधिक होता है आपका लखनऊ से। आगे देखते हैं हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो नोएडा के क्षेत्र में। और देखिए यूपी पीसीएस ने जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कराई थी कोविड के बाद, तो 2019 का ये प्रश्न था और उस समय ये पूछा गया था। सबसे बड़ा केंद्र हो जाएगा आउटसोर्सिंग या इंडस्ट्री वगैरह का नोएडा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर सूची को मिलान करना है। पीतल का सामान आपका कहां से संबंधित हो जाएगा, मुरादाबाद से। माचिस की बात करेंगे, माचिस को हिंदी में दिया सलाई भी कहा जाता है, ये आपके बरेली से संबंधित होगा। खेल का सामान आपका मेरठ से हो जाएगा। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर से हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको कई बार रिवाइज करा दी। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, यानी कि उत्तर प्रदेश में केवल एक जगह है और ये एसीएफ आरएफओ मेंस एग्जाम में पूछा गया, सहजनवा गोरखपुर में। सहजनवा यानी महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता, मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं 74 नंबर पे। यहाँ पर दो कथन और कारण दिए गए, इसको हमें पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। बिल्कुल सही बात है। टोटल प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ ज्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम होती है। बल्कि कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी होती है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, यानी कि कॉर्पोरेटिव सेक्टर में। तो बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों ही सही है। अब देखिए यहाँ पर जो डी दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान देखोगे 2019 के दौरान आपका उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तो ज्यादा था लेकिन चीनी का उत्पादन कम हुआ करता था और महाराष्ट्र में जो है कि ज्यादा था। लेकिन अब वर्तमान के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी दोनों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी अभी भी कम है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP। अगर इस योजना की ही मैं बात करूं तो ये 2018 में शुरू की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसके तहत कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मिलान करना है, और ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है। आप देखिए 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो हो सकता है 2023 के मतलब 2024 के प्रीलिम्स में पूछ ले फिर से आरओ के एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बागपत के लिए होम फर्निशिंग गुड्स से संबंधित है और अभी इसको हाल ही में इसी बार जीआई टैग भी दिया गया है, जिसके बारे में मैं कल यूपी स्पेशल की जो करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आऊंगा उसमें सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि करंट अफेयर जो आपकी ई दृष्टि वार्षिकी मैगजीन आई है और साथ ही साथ घटना सार की जो मैगजीन थी अर्धवार्षिकी 2 वॉल्यूम में, उन सभी को मैंने कवर किया हैंड राइटेड नोट्स में। उसकी ऑलरेडी 8 क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें नेशनल कवर हुआ, इंटरनेशनल कवर हुआ, इकोनॉमिक्स कवर हो गया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कवर हो चुका है। केवल अब बच रहा है यूपी स्पेशल और लास्ट में संक्षिप्तियां। तो पुरस्कार ग्रेम्स की अलग क्लास आएगी और कल यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, तो मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सुबह आपको 9 से 10 के बीच में उसकी अपडेट मिल जाएगी क्लास की। और क्लास की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलते हैं दोबारा टॉपिक पे। तो बागपत किसके लिए फेमस है, होम फर्निशिंग गुड्स के लिए। अमेठी की बात करेंगे तो मूंज के उत्पाद होते हैं। आगरा चर्म उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए फेमस है। लकड़ी का खिलौना मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है।
जो लकड़ी का खिलौना है वो मुख्यतः चित्रकूट से पाया जाता है, चित्रकूट क्षेत्र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल चित्रकूट में ही होता है, बनारस में भी होता है। उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। देखिए 2-3 बार रिपीट हो गया, 2016 में भी आ गया, 2019 में भी आया, 2012 में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग उद्योग नोएडा में स्थित है। और भारत में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर और बीपीओ उद्योग की, तो बेंगलुरु में सबसे अधिक है, फिर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, इस तरीके से है। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, कौन सा जो है कि उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कांथा, टांके, ये सब नहीं है, बल्कि चिकनकारी है हमारे लखनऊ की, जरदोजी हमारे बरेली की, संगमरमर जड़ने का भी हमारे यहाँ काम होता है आगरा वगैरह में, लेकिन कांथा टांकने का काम हमारे यहाँ नहीं है, यानी यूपी का ये पारंपरिक उद्योग नहीं है। आगे देखते हैं मुरादाबाद की बात करें। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुरादाबाद, यहाँ पे स्पेस दिया है कि कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया। आला मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है। तो किसके लिए? तो भाई मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से फेमस है और यहाँ पे पीतल के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, ये बहुत फेमस है। अगर हम और भी चीज देखें कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, तो मुरादाबाद में पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी, इट मीन्स की जो बर्तन के ऊपर जो है कि लेप किया जाता है पीतल का हर एक कलर का, तो वो भी यहीं पे होता है। फरीदाबाद की बात करें तो ये फरीदाबाद नहीं होगा, फिरोजाबाद होगा। ठीक है, ये गलत लिखा है, फरीदाबाद तो हरियाणा में है, फिरोजाबाद होता है। कांच के उद्योग के लिए फेमस है, जो कि कांच की चूड़ियां और के लिए विश्वविख्यात है। कन्नौज की बात करेंगे तो इत्र और सुगंधित तेल, अगरबत्ती, ये सब होता है। रामपुर की बात करेंगे तो चाकू उद्योग, रामपुर छुरी आपने अक्सर सुना होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि रामपुर छुरी है ये हमारे पास। और लखनऊ की बात करें तो लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, चिकनकारी, ये सभी फेमस है। कुछ यहाँ पर खनिज क्षेत्र भी है यूपी में, जैसे आप हीरे की बात करोगे तो बांदा और मिर्जापुर में मिलेगा। तांबे की बात करोगे तो ललितपुर में, हालांकि ललितपुर में आपका यूरेनियम भी मिलता है। और कोयले की बात करोगे सिंगरौली में, जो कि सोनभद्र और एमपी के बॉर्डर पे मिलता है। आगे देखते हैं, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद को कहते हैं। ये चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, ऊपर डिटेल से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है? तो भाई आजमगढ़ का जिला जो है कि फेमस है, और यहाँ पे निजामाबाद जो तहसील है वो बहुत फेमस है इस काम के लिए। फिर आगे देखें, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, क्योंकि यहीं पर पीतल की नगरी के रूप में, धातु के रूप में जो है कि बहुत सारे काम इस पे किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा की संरचना कितनी है? तो 3 होती है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर हैं। उद्यमिता एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की। तो एक प्रश्न आपको यही मिल गया कि निवेश मित्र योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो आपका उत्तर होना चाहिए यूपी के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? किसकी फैक्ट्री स्थित है? अफीम की फैक्ट्री स्थित है। तो भाई अफीम की फैक्ट्री आपकी गाजीपुर में स्थित है और ये सरकारी फैक्ट्री है, ये नहीं कि प्राइवेट पता चला अफीम गांजा चरस को बिक रहा है पूर्वांचल में। तो ये गाजीपुर में है और गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री, किसकी? केंद्र सरकार की। जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी। तो सबसे अधिक राज्य में उत्पादन कहाँ पे होता है अफीम का? बाराबंकी में होता है। गाजीपुर आपका गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और यहीं पर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन याद रखना कि यहीं पर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की भी कब्र यहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो तेल रिफाइनरी है वो आपकी मथुरा में है। और मथुरा में भी कहाँ पे? बरौनी नाम की आपने एक जगह पढ़ी होगी, बरौनी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात डी हो जाएगा, मथुरा। फिर आगे देखें, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो वाराणसी में। ये चीज मैंने कल भी पढ़ाई थी और आप देखोगे यूपी पीसीएस मेन 2017, आरओ 2017, पीसीएस जे 2018, लेटेस्ट जो है कि उस समय करंट अफेयर्स का ये प्रश्न था, 3-3 जगह पूछा गया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल था, जिससे पहले कोई भी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का हस्तकला संकुल नहीं था। और 22 सितंबर 2017 को मोदी जी के द्वारा वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में इसका शुभारंभ किया गया। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है? तो वाराणसी में ही की गई है। और री एग्जाम 2020 में जो हुआ था आरओ का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? हस्तकला संकुल के नाम से भी जानते हैं।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो लखनऊ में ही होता है, क्योंकि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आम का उत्पादन होता है, जिसमें दशहरी आम सबसे अधिक फेमस है। मलिहाबाद में, प्रतापगढ़ में सबसे अधिक आपको क्या मिलेगा? आंवला मिलेगा, सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका। अगला प्रश्न है, एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य एवं उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है? तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप पढ़ोगे कि द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी, यानी यूपी के लिए काम करेगी। हालांकि एसोचैम पूरे भारत में काम करती है। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी कहा जाता है? तो कालीन भैया का क्षेत्र तो मिर्जापुर में था, लेकिन अगर कालीन शहर की बात करेंगे तो आपका भदोही उत्तर होगा, मिर्जापुर उत्तर नहीं माना जाएगा। उत्तर प्रदेश का किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है, हसुना मिट्टी के बर्तन के लिए, हलफ मिट्टी के बर्तन के लिए, या उबैद मिट्टी के बर्तन के लिए। और देख रहे हैं कनिष्ठ सहायक का लेटेस्ट प्रश्न 2019 का, पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से पूछा गया। चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां, यानी कि ढोलक बनाने के लिए, और ये अमरोहा, क्योंकि अमरोहा के ढोलक जो एक दोस्तों पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे यहाँ पर होते हैं, और इसको एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना गया था। बदायूं अपनी जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली, दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को और क्या कहा जाता है? फद्दी, तंजोरी, कलमकारी, कारचोबी। तो क्या कहते हैं? तो ये तो मुझे भी नहीं पता है दोस्तों। तो चलिए डी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, कारचोबी। क्या कहते हैं उसको? कारचोबी कहते हैं, अर्थात कासीदाकारी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो आप देखोगे यामाहा का भी है, होंडा का भी है, टाटा मोटर्स का भी है, लेकिन स्कोडा का नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में यामाहा की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में है, होंडा की बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में, और टाटा मोटर्स की लखनऊ में है। लेकिन स्कोडा का कहां पर है? महाराष्ट्र में, यूपी में नहीं है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा हो जाएगा, क्योंकि चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा सबसे फेमस है और ये बुलंदशहर के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कानपुर को जाना जाता है। हालांकि आगरा को भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे चर्म उद्योग की राजधानी की बात की जा रही है। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो भाई धातु की कलाकृतियों यानी कि पीतल नगरी के रूप में फेमस है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? नोएडा में की जा रही है, क्योंकि वहीं पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह ये सारी चीजें वहीं देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो जलेसर। जलेसर की बात करेंगे, ये जो जलेसर शहर है ये कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के स्थित एक कस्बा या टाउन है, और जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है, इसलिए ब्रास उद्योग या पीतल उद्योग के लिए भी इटावा फेमस है। और वैसे मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल के लिए फेमस है। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तालों के लिए फेमस है। और अलीगढ़ का नया नाम क्या बताया मैंने अभी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने बता रखा है आपको पहले ही। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो भाई सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए, चूड़ियां फिरोजाबाद के लिए, इत्र और सुगंध कन्नौज हो जाएगा, कालीन बनाना मिर्जापुर और भदोही हो जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा यानी हैंडलूम उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध होता है? तो लखनऊ का जो हैंडलूम है वो चिकन कारीगरी के लिए फेमस है। अगर साड़ी की बात करेंगे तो बनारस का हो जाएगा, जरी के कपड़े की बात करेंगे तो बरेली का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए फेमस है? तो लखनऊ हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ होगा। फिर अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच की निर्माण की आधुनिक एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री लगाई जा रही है? तो रायबरेली। हमने आज के प्रश्न की शुरुआत ही यहीं से की थी, तो वो चीज हमने ऊपर ही बताई आपको। उत्तर प्रदेश में राज्य में कितने विशेष आर्थिक जोन डेवलप किए गए? तो 20 आर्थिक जोन को रखा गया है। कितने जोन है? 20। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि 20 हमारे यहाँ यूपी में हैं। और अगर हम 2022 की बात करें, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, तो जून 2022 के हिसाब से लेटेस्ट देखें तो उत्तर प्रदेश के 31 विशेष आर्थिक जोन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यानी अब अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आपको ऑप्शन में 31 देगा।
उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो भाई वो जाना जाता है आपका चुनार। और चुनार कहाँ आता है? मिर्जापुर में आता है। ठीक है, मिर्जापुर में एक तहसील है चुनार। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का IS ISO 9001 अनुपात 2008 प्रमाणित एक स्तरीय निकाय। यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। 3 स्तर पे ये माना जाता है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे। तो जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1999 को की गई थी। तो ये आपसे कई बार पूछ रहा है, 3 बार ये हो चुका उद्योग बंधु, तो इसे याद कर लेना ढंग से। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया उद्योग, और उद्योग के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके रिवीजन हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला ही प्रश्न खनिज ऊर्जा संसाधन में यूपी PCS RO मेंस 2021 के मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये यूपी की सीरीज के लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप इसे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे PDF मैंने दे रखी है। क्लास को अगर आप रेगुलर फॉलो करके तैयार करते रहेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, और यूपी PCS में भी आप इसका बेनिफिट उठाएंगे, साथ ही साथ RO के एग्जाम में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। पूरी किताब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन पे पहला MCQज आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कोयले आधारित की बात की जा रही, क्योंकि 2 तरीके से आपके जो बिजली पावर प्रोडक्शन होता है, यानी कि बिजली का संयंत्र, वो 2 आधारित से होता है। एक तो होता है आपका कोयला आधारित और कुछ होते हैं आपके गैस आधारित। वरना आप लोग देखोगे कि कहोगे तुरंत एक नजर में कि सर ये तो ऑप्शन गलत दिया है। आपको पता है कि सिंगरौली भी आपका यूपी में आता है, दादरी भी आता है, विंध्याचल भी आता है, डारली पाली भी आता है। तो आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन ही गलत है, चारों के चारों यूपी में। लेकिन फोकस करना है कि कोयले आधारित पूछा जा रहा है, जबकि गैस आधारित भी होता है। तो इस आधार पे आप देखोगे 2 और 3, यानी कि दादरी और सिंगरौली, ये दोनों ही कोयले पर आधारित है, बाकी नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है, 6 है। तो उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी ऊंचाहार और टांडा मेजा, ये 6 ऐसे प्लांट हैं बिजली के जो उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित है। दार्लीपल्ली की बात करेंगे तो ओडिशा में हो गया, सिंगरौली सोनभद्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर, रिहंद सोनभद्र, फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अंबेडकर नगर और विंध्याचल MP। ये MP और यूपी के बॉर्डर पे है। अगला प्रश्न देखेंगे, RO मेंस 2014 में भी आया है और PCS की मेन 2017 में भी आया। सूची और खनिज का यहाँ पे मिलान करना है। सोनभद्र की बात करेंगे तो सोनभद्र आपका चूने पत्थर के लिए फेमस है, इसीलिए वहां पे सीमेंट की इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री तभी चल सकती है जब चूना पत्थर उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए काम करता है। अगर सीमेंट इंडस्ट्री को चूना पत्थर नहीं मिलेगा तो रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी, इसलिए वहां पर सोनभद्र में चुरक और डाला में सीमेंट बेहतर तरीके से संचालित होती है। आगे देखते हैं, इलाहाबाद की बात करेंगे अगर हम, तो इलाहाबाद आपका सीसा बालू, यहाँ भी बालू पाई जाती है लेकिन सीसा बालू पाई जाती है। ललितपुर की बात करेंगे तो ललितपुर में आपको क्या मिलेगा, तांबा, और वैसे यहाँ पे यूरेनियम भी मिलता है। मिर्जापुर की बात करेंगे तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ से पाए जाते हैं। विंध्य क्षेत्र, बुलंदशहर मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र, उपरोक्त सभी, या सिंगरौली। तो सिंगरौली यानी कि जो सोनभद्र का क्षेत्र है, जो आपके गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, वहां से इसकी प्राप्ति हमें होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ खनिज है और उसके प्राप्ति के क्षेत्र। यूपी PCS ACF प्रीलिम्स 2017। ग्रेनाइट की बात करेंगे तो ग्रेनाइट आपको प्राप्त होगा बांदा से। डोलोमाइट की बात करेंगे, ये आपको सोनभद्र से प्राप्त होगा। सिलिका सैंड की बात करेंगे या बालू सीसे की बात करेंगे, सीसा बालू, तो प्रयागराज से प्राप्त होगा। और बॉक्साइट की बात करेंगे तो चित्रकूट से प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे जनपद और यहाँ पे खनिज है, तो हमें मिलान करना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही बनेंगे। तो जैसे सोनभद्र की अगर मैं बात करूं तो सोनभद्र में क्या मिलेगा, चूना पत्थर। ललितपुर में अभी हमने पढ़ा कि ललितपुर में हमें तांबा भी मिलता है और यूरेनियम भी मिलता है, तो C हो जाएगा इसका। प्रयागराज में अभी हमने पढ़ा सिलिका बार या सिलिका बालू या शीशे की बालू भी आप इसे कह सकते हो, तो इस तरीके से इसका मिलान सही हो गया। आगे देखते हैं, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, तो आपको कूट में बताना है। क्या यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, तो हम कहेंगे नहीं। सोनभद्र में अगर यूरेनियम पाया जाता तो हम लोग उसे जरूर पढ़ रहे होते, लेकिन यहाँ पे एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ये तीनों ही प्राप्त होते हैं। तो भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होता है। सोनभद्र में एंडालुसाइट्स, पायराइट्स, डोलोमाइट, मिर्जापुर में संगमरमर होता है, चूना पत्थर, और ललितपुर में आपका यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम, पैलेडियम और ग्रेनाइट, इन सभी का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। आगे देखते हैं,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? भाई उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न ये। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो सबसे अधिक मात्रा में सोनभद्र और मिर्जापुर में पाए जाते हैं, और डोलोमाइट भी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? तो एकमात्र हमारे यूपी में बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। तो नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन उन्नत दबाव युक्त भारी जल 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर यहाँ पे स्थापित हैं। 1990-91 से ही कार्यरत हैं। आगे देखते हैं, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव बना अपना सौर प्लांट लगाने वाला बना है, और ये लेटेस्ट प्रश्न था। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा रामपुरा। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नाभिकीय शक्ति केंद्र और उनके कुछ राज्य हैं। अब जैसे कोटा की बात करेंगे तो कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में हो जाएगा। तारापुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। काकरा पार्क कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। अभी इसका जुलाई 2023 से प्रोडक्शन शुरू हो गया। नरौरा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कोटा कोई हम लोग रावत भाटा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक कैगा भी होता है जो आपके कर्नाटक में। हालांकि अब वर्तमान में हमारे भारत में पूरे 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्र पे प्लांट चलाए जा रहे हैं। कितने चलाए जा रहे हैं? 23 चलाए जा रहे हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करते हैं। तो गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में आपको काकरा पार मिलेगा। कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पे कैगा मिलेगा। राजस्थान की बात करेंगे तो रावत भाटा, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो नरौरा यहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित बांध पर बनाया जा रहा है, और यूपी बीओ का ये लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिहंद बांध, जो कि सोनभद्र में स्थित है, और वहां पर ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र प्लांट बनाया जा रहा है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। 1949 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा को कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं सिरेमिक सिटी के नाम से ये फेमस है, खुर्जा। इलाहाबाद की बात करेंगे तो ये प्राचीन नगर गंगा और यमुना के प्रसिद्ध स्तर पे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। आगरा की बात करेंगे तो सिटी ऑफ ताज के नाम से ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल स्थित है, इसलिए इसको सिटी ऑफ ताज कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा नरौरा, बुलंदशहर में। काकरा पार्क की बात करेंगे तो गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम की बात करेंगे तमिलनाडु में हो जाएगा। कैगा की बात करेंगे तो कर्नाटक में हो जाएगा। रावत भाटा की बात करेंगे राजस्थान में हो जाएगा। तारापुर की बात करेंगे महाराष्ट्र में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्टैब्लिशमेंट किया गया? तो ये अलीगढ़ में किया गया, लेकिन तैरता हुआ नहीं। तैरता हुआ तो अभी हमने पढ़ा रिहंद बांध पे सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 हो जाएगा। अगला यहां पर अगर हम देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो भाई ललितपुर में तांबा पाया जाता है, और यहीं पर यूरेनियम भी पाया जाता है। तो सीमित भंडार इसके भी यूरेनियम के यहाँ पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण यानी कि शोधशालाएं वो किसके द्वारा स्थापित की गई? हालांकि मथुरा का बरौनी हो गई जो कि तेल शोधन कारखाना है, और डिगबोई पानीपत हरियाणा का, तो ये सभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एस्टैब्लिशमेंट है। हालांकि इसको हमने अभी क्लास में ही पढ़ा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां पर अपनी तेल रिफाइनरीज को स्थापित किया गया है? तो मथुरा के बरौनी में। बेराइट और एंडालुसाइट ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए थे? तो एंडालुसाइट अभी मैंने आपको बताया सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ खनिज हैं और उनके नाम है जिले से। जैसे सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पे डोलोमाइट है, बेराइट है, एंडालुसाइट है, पायराइट है। मिर्जापुर में आपको हीरा, संगमरमर, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन पाया जाए। बांदा में आपको चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा। प्रयागराज में आपका पोटास, कांच बालू। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, लौ, यूरेनियम, तांबा। और झांसी में फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेलखड़ी, पोटास, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है परिवहन, तो परिवहन को जरा हम पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग यूपी स्पेशल के बारे में स्टैटिक के बाद
पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हो स्टैटिक इंफॉर्मेशन को लेकर, तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है यूपी स्पेशल का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है और साथ में इस एमसीक्यू सीरीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, परिवहन से समय गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसको हम लोग NW1 कहते हैं, यानी कि नेशनल वाटरवेज 1 के नाम से जानते हैं। तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये आप देखोगे पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। यहाँ पर कुशीनगर बना उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है, किंतु अयोध्या और जेवर में अभी निर्माणाधीन है। हालांकि अब अयोध्या में भी बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है और कुशीनगर इस तरीके से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो नोएडा से लेकर गाजीपुर के बीच में है। जनरथ का नाम दिया गया, तो जनरथ का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ का नाम दिया गया, जो कि एसी बस होगी, लेकिन इसकी जो टिकट प्राइस होगी बहुत ही कम होगी। यमुना एक्सप्रेसवे ये क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा से आप निकलोगे गाजियाबाद से होते हुए गौतम बुद्ध नगर से, तो आगरा तक ये लगभग 165 किलोमीटर का और 6 लेन का ये बनाया गया है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। भाई ताज के नाम से है, लेकिन ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में कह रहा, आगरा में नहीं, कंफ्यूज मत होना, आगरा में नहीं। इसी को हम जेवर के नाम से भी जानते हैं। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7 है। कौन सा हो जाएगा? NH7। अब आगे देखते हैं, हवाई अड्डे हैं और उनका नगर है कहां कहां पे? तो बमरौली की बात करेंगे तो आपके इलाहाबाद प्रयागराज से सम्मिलित है। चकेरी की बात करेंगे तो कानपुर से सम्मिलित हो जाएगा। हिंडान की बात करेंगे तो ये हिंडन के नाम से गाजियाबाद में। फुर्सतगंज की बात करेंगे तो रायबरेली में, क्योंकि रायबरेली में बहुत फुर्सत के लोग रहते हैं आराम से। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका क्या होगा? इलाहाबाद होगा, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो बस्ती से नहीं जाता है, क्योंकि अगर हम देखें लखनऊ के चांदस राय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस तैयार किया गया, जो 9 जिलों से जाएगा। और 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर को ये आपस में जोड़ती है, लेकिन ये बस्ती से होकर नहीं जाती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी होगी? तो 300 किलोमीटर होगी। और ये कहां से कहां जाएगी? आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में आकर समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं कुछ यहाँ पर हवाई अड्डे और नगर, जैसे कि बाबतपुर हवाई अड्डा, जिसको हम लोग लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, और ये आपका वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बाबतपुर भी कभी कभी आता है, कभी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से आता है। खेरिया की बात करेंगे तो खेरिया आपका आ जाएगा आगरा में। कहां पर आएगा? आगरा में आ जाएगा। चकेरी की बात करेंगे तो चकेरी आपका कानपुर में आ जाएगा। अमौसी की बात करेंगे तो अमौसी आपका लखनऊ में आता है। इसी को हम लोग चंद्रशेखर हवाई अड्डा भी कहते हैं, लखनऊ वाले को। जीटी रोड नहीं गुजरती। जीटी रोड का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो अलीगढ़ से नहीं जाती, जबकि प्रयागराज, आगरा, मुगलसराय अर्थात चंदौली से होकर जाती है। अब यहां पर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो कॉरिडोर है, ठीक है, यहाँ पर उत्तर दक्षिण तथा पूरा पश्चिम गलियारे आपस में कहां पर मिलते हैं? झांसी में। आप नेशनल मैप अगर आप खोलोगे भारत का, तो उसमें देखोगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जाने वाले जो कॉरिडोर है, उसको झांसी में एक दूसरे के बिंदु पर ये काटते हैं। उत्तर से दक्षिण में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगा। पूरब से पश्चिम में अगर आप देखोगे सिलचर आसाम से लेकर पोरबंदर तक जोड़ता है, गुजरात तक। तो ये मिलन बिंदु झांसी में है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? 165 किलोमीटर के साथ 6 लेन का है, और ये मुख्यतः कहां से शुरू होता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच में चलता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो चलना प्रस्तावित हुआ था? हालांकि तत्कालीन करंट अफेयर्स था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया? तो यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे कह दीजिए, तो ये आपका आगरा और नोएडा को जोड़ने के लिए बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया, तो 9 अगस्त 2012 को। लेकिन अब इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि वर्तमान में आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेस याद रखना चाहिए, जो बुंदेलखंड से संबंधित है। पूर्वांचल एक्सप्रेस याद रखना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जहां से प्रश्न पूछने की संभावना भी बन सकती है। तो अब हमारा सेगमेंट शुरू होगा, एक अलग हटके यूपी के इतिहास पर चलेगा, जिसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, आज की क्लास में नहीं, क्योंकि आज हम लोगों ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पढ़ा, खनिज को पढ़ा, परिवहन को पढ़ा। तो आज हमारी ये चीजें हैं जो इंडस्ट्री, परिवहन, खनिज एक ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आप इसको तैयार करिए, रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम, और कल हम लोग इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इतिहास, कला, परंपरा, संगीत, नृत्य, ये सारी चीजें हम लोग कल कवर करेंगे। तो इसी तरीके से अगले 5-6 लेक्चर में पूरी की पूरी यूपी स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।